हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 का 12th फिजिक्स सेट नंबर 346 JS, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सामने प्रस्तुत है। इसको देख करके इसका फायदा उठाएं। खंड अ, जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण में संचरण की दिशा तथा ध्रुवण तल के बीच कोण होता है। तो इसका सही आंसर है A 0 डिग्री। जब M1 तथा M2 द्रव्यमान के दो नाभिक परस्पर संलग्न होकर M द्रव्यमान का नाभिक बनाते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया में इस मास में क्या संबंध होता है, यानी मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट। तो मास ऑफ प्रोडक्ट जो है वह कम होता है, तभी तो द्रव्यमान क्षति होती है। इसका मतलब हो गया कि M1 प्लस M2 का मान जो है M से क्या होगा, अधिक होगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध और 6 ओम का प्रेरकत्व प्रतिघात श्रेणी क्रम में लगे हैं। परिपथ की प्रतिबाधा होगी, तो परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर √R² प्लस XL²। R का मान 8 है और XL का मान 6 है, तो 8² प्लस 6², ये हो गया 100, मीन्स हो गया 10, यानी सही आंसर ऑप्शन डी 10 ओम। घ, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक है, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक आपको यहां बताना है। तो ये F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R² का यूज करके जब वैल्यू निकाली जाती है तो ये आ जाता है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, यहां पर दिया गया है ये चारों ऑप्शन। इसमें सबसे कम होती है सूक्ष्म तरंग की। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति काई परमताप T के साथ किस प्रकार बदलती है। तो काई बराबर होता है 1/T, T को ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, यानी काई प्रोपोर्शनल T - 1, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से ये तो हो गया इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये पेपर है पूरे, और अब इस प्रकार से लिखा जाएगा। खंड अ, क का A 0 डिग्री, ख का B, ग का D, घ का B, अंग का D, च का B। इस प्रकार से ये हो गए खंड अ के प्रश्न। खंड ब, खंड ब में क्वेश्चन पूछा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या तात्पर्य है, किरण आरेख बनाकर दिखाइए। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो अब ये है विरल माध्यम और ये है सघन माध्यम। प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ ये जा रही है और उसी माध्यम में वापस लौट आती है, तो इस प्रक्रिया को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। 2 का ख, समस्थानिक एवं संभारिक नाभिकों में अंतर, बहुत सामान्य क्वेश्चन है। तो एक ही तत्व की वे सभी नाभिक जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं, और संभारिक वे नाभिक जिनके द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, इन्हें संभारिक कहते हैं। दूसरे का ग है, ओमीय एवं अनओमीय प्रतिरोधों के लिए वोल्टता V एवं धारा I के बीच ग्राफ। तो ओमीय परिपथ में V और I के बीच ग्राफ जो होता है यह एक सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन मिलती है, अनओमीय में यह कर्व लाइन होती है। 2 का घ, एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलाम धनात्मक आवेश है, बताइए कि चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। तो Q बराबर होता है Ne, तो N बराबर Q/E, इससे मिल जाएगा 15 आ जाएगा। अब चालक पर 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या अधिकता, तो इस पर दे रखा है कि धनात्मक है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनों की कमी है। 2 का अंग,
दो का अंग में दिया गया किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक वोल्टेज V, समीकरण V बराबर 40 साइन 100 पाई टी वोल्ट द्वारा प्रदर्शित होता है। यहाँ t सेकेंड में है। समय वोल्टता ग्राफ उचित पैमाने के पूरे चक्र के लिए बनाइए। तो V इक्वल्स टू 40 साइन 100 पाई टी। अब इसको V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी से कंपेयर कर दीजिए तो मिल जाएगा V नॉट की वैल्यू 40 वोल्ट और यहाँ से 100 पाई टी, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 100 पाई और ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई अपान टी। पाई से पाई कट गया। अब यहाँ मिल जाएगा t बराबर 1/50 यानी 0.02 सेकेंड। अब v और i के बीच यानी t के साथ जो है ग्राफ प्लॉट करना है। तो मैक्सिमम +40 और मिनिमम -40 और एक साइकिल पूरी हो रही है 0.02 पर। तो ये हो गया पहला हाफ 0.01, दूसरा हाफ 0.02 सेकेंड पर। 2 का च पर हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकेंड 6 × 10⁻15 चक्कर लगाता है। वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर धारा का मान क्या होगा? तो n का मान दिया गया है, I बराबर Q/T होता है और Q बराबर N होता है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। n का मान दिया गया, कितने चक्कर लगा रहा है और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, टाइम 1 सेकेंड है। इसकी वैल्यू आ जाएगी 9.6 × 10⁻4 एम्पियर। तो ये हो गया सेक्शन बी। अब चलते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की मुख्य कमियां क्या थी। तो ये मुख्य कमी यह थी कि यह परमाणु के अस्थायित्व को नहीं समझा सका और रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। तीसरे का ख, एक उत्तल लेंस पर प्रकाश की किरणें चित्र के अनुसार पड़ रही हैं। यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, किरण मार्ग भी दिखाइए। तो ये फिगर में दिया गया है कि एफ का मान जो है 20 सेंटीमीटर है, यू 10 सेंटीमीटर है। तो लेंस के सूत्र से 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अब इससे जो है v की वैल्यू निकाल लेंगे तो यह जाएगा 6.67। इसका मतलब हो गया कि जो फाइनल इमेज बनेगा वह प्लस 6.67 सेंटीमीटर पर बनेगा। ये किरण आरेख इसका बन जाएगा। 3 का ग, विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं? इनके संचरण आरेख खींचकर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र अवयव दिखाइए। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग विकिरण में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तरंगें होती हैं जो अंतरिक्ष के माध्यम से फैलती हैं और संवेग और विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा ले जाती हैं। विभिन्न आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगों को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है क्योंकि उनके विभिन्न स्रोत और पदार्थ पर प्रभाव होते हैं। ये इसका किरण आरेख होगा। चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और संचरण की दिशा तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। घ, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र स्थापित कीजिए। यहां पर सूत्र स्थापित करना है। तो किसी धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिनका परिमाण लूप में प्रवाहित धारा तथा लूप के क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस तरह से m बराबर I × a होता है। यदि लूप में फेरों की संख्या कैपिटल N है तो m बराबर NiA। अगला खंड द, 4 का क है, गास के नियम का उपयोग करते हुए अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो ये जो है अनंत लंबाई के पतले तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये फिगर बनेगा। ये गासियन सतह हो गया। इसके 2 सतह समतल हैं और एक कर्व है। समतल सतह पर E और DA परपेंडिकुलर हैं, इसलिए इनसे फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो जो फाइनल फ्लक्स मिलेगा वह सिर्फ कर्व सरफेस से मिलेगा। अब इसको आप लैंग्वेज इसका लिख देंगे। अब टोटल फ्लक्स हो जाएगा तीनों का सम। तो फाई बराबर E × 2πRL, ये कर्व सरफेस के लिए मिल जाएगा। अब गास के नियम से फाई इक्वल्स टू Q/ε0 होता है
तो इसको इक्वेट कर देते हैं, इक्वेट कर देंगे तो E इंटू 2πRL इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इससे मिल जाएगा E बराबर 1/2πRL एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर Q है। अब Q अपान L जो है रेखीय आवेश घनत्व है, तो Q अपान L की जगह पर लिख देंगे लैम्डा, तो इस तरह से मिल जाएगा 1/2π एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान R। इसकी दिशा जो है वह तार से बाहर की ओर होगी। 4 का ख, परावर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए। तो ये है इसका किरण आरेख, और इसकी कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। तो कार्यविधि, तो इसमें होता क्या है, परावर्ती दूरदर्शी में वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तित होकर, ये अवतल दर्पण से परावर्तित होकर 45 डिग्री पर झुके समतल दर्पण पर पड़ती हैं, और यहां से परावर्तित होकर के यह नेत्रिका में पहुंचती हैं। अब इसका प्रतिबिंब जो है यह पीछे की तरफ बनता है। 4 का ग, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय तथा लौ चुंबकीय पदार्थों में विभेद कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो ये है अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौ चुंबकीय। म्यू के टर्म में, म्यू आर रिलेटिव परमिबिलिटी के टर्म में, और ये काई के टर्म में, और ये उसके उदाहरण है। अनुचुंबकीय का उदाहरण है एल्युमिनियम, सोडियम, प्रतिचुंबकीय का कॉपर और सिल्वर, लौ चुंबकीय का है Fe यानी आयरन, कोबाल्ट और निकिल। 4 का घ, ठोसों के ऊर्जा बैंड आरेख द्वारा चालक, अर्धचालक एवं कुचालक में अंतर। तो ये देखिए, चालन बैंड और संयोजी बैंड ये ओवरलैप होते हैं चालक में। चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है यह 1 eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होता है, ये अर्धचालक में होता है। और वर्जित ऊर्जा अंतराल का जो गैप है, मान है, यह ग्रेटर देन 3 eV होता है, तो ये कुचालक होता है। तो इस तरह से ऊर्जा बैंड के आधार पर इस फिगर के माध्यम से इसका अंतर दर्शा सकते हैं। 4 का अंग, स्वप्रेरकत्व से क्या तात्पर्य है। तो स्वप्रेरकत्व की परिभाषा लिख देंगे, फिर इसके बाद इसका न्यूमेरिकल पार्ट है। यल का मान दिया गया है 0.4 मिली हेनरी, तो 4 × 10⁻⁻4 हो जाएगा, 3 इसका, और ये 0.1 - 4। टाइम दिया 0.1 सेकेंड, डेल्टा आई दिया है 1 एम्पियर। अब E इक्वल्स टू होता है -L डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, तो -4 × 10⁻⁴ × 1/0.1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 4 × 10⁻³ वोल्ट, और इसे हम मिली वोल्ट में लिख दें तो ये -4 MV हो जाएगा, मिली वोल्ट हो जाएगा। 5 का क, 5 के क में पूछा है कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का परिपथ चित्र बनाकर उसकी कार्यविधि समझाइए। तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब ऊंचाई और अपचाई दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, तो ये हो गया जो है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। अब जब प्राथमिक कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है तो अन्योन्य प्रेरण के कारण द्वितीयक कुंडली में जो फ्लक्स होता है, यह फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और फैराडे के नियम के अनुसार द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उत्पन्न होता है इक्वल टू -N डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी से। क्योंकि प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है, अतः प्रत्येक अर्धचक्र में धारा की दिशा बदलने के कारण द्वितीय कुंडली में भी उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा बदलती रहती है, और इस प्रकार से द्वितीयक में फेरों की संख्या अधिक होती है। फलस्वरूप द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल प्राथमिक कुंडली से अधिक होता है, यानी ES इक्वल्स टू -NS डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ख, 5 का ख है कि समांतर प्लेट की संधारित्र पर क्या प्रभाव पड़ता है जब
प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए। तो C प्रोपोर्शनल होता है 1/D। इसका मतलब हो गया प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी करने पर संधारित्र की धारिता पहले की आधी हो जाएगी। सेकेंड पार्ट है प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए, तो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है C प्रोपोर्शनल A। अब क्षेत्रफल अगर आधा होगा तो धारिता पहले की क्या हो जाएगी, C प्रोपोर्शनल A है ना, तो प्लेट का क्षेत्रफल आधा करने पर संधारित्र की धारा पहले की आधी हो जाएगी, पहले की आधी। प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए तो प्लेटों का क्षेत्रफल आधा करने पर संधारित्र की धारिता पहले की आधी हो जाएगी। तीसरा पार्ट है प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए तो C प्रोपोर्शनल K होता है, अतः प्लेटों के बीच परावैद्युत भर देने पर संधारित्र की धारिता K गुना बढ़ जाएगी। 5 का ग, प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन से क्या अभिप्राय है, व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें लिखिए। तो व्यतिकरण क्या होता है, जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगें जिनका आयाम समान या लगभग समान हो एवं जिनके मध्य कलांतर निश्चित हो एक साथ किसी एक दिशा में माध्यम से गुजरती हैं तो उनके अध्यारोपण के कारण एक परिणामी तरंग की रचना होती है। परिणामी तरंग का आयाम किन्हीं स्थानों पर अधिकतम एवं किन्हीं स्थानों पर न्यूनतम होता है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। और विवर्तन, जब प्रकाश व ध्वनि तरंगे किसी अवरोध से टकराती हैं तो वे अवरोध के किनारों पर मुड़ जाती हैं और अवरोधक की ज्यामितीय छाया में प्रवेश कर जाती हैं। तरंगों की इस प्रकार मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं। व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें, दोनों स्रोत एक ही प्रकाश स्रोत से उत्पन्न होने चाहिए, दो स्रोतों को एक दूसरे के बहुत करीब होना चाहिए और उनकी आवृत्ति और आयाम समान होने चाहिए। व्यतिकरण के लिए दो तरंगों की आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य समान होनी चाहिए। दोनों तरंगों की दिशा भी समान होनी चाहिए, अर्थात उनके तरंगाग्र एक दूसरे के साथ बहुत छोटे कोण पर हो। क्वेश्चन नंबर 5 का घ, व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन के प्रतिबंध आपको ज्ञात करने हैं। तो ये आप फिगर बनाएंगे, धारा का बंटवारा करेंगे, I1 धारा इधर गई, I माइनस I1 धारा इधर आई, IG इधर धारा निकल गई तो I1 माइनस IG इधर Q से आ रही है और यहाँ से I माइनस I1 प्लस IG यस से जा रही है और फिर यहाँ पर मिल करके I धारा ये आ जा रही है। इस प्रकार से आप इसमें जो लूप बनाएंगे, इस लूप में ABDA एक पास और दूसरा BCDB ये बनाएंगे। तो ABDA में I1 इंटू P प्लस IG इंटू G और ये विपरीत जा रहे हैं तो माइनस हो गया, माइनस I माइनस I1 इंटू R। कोई स्रोत इसमें नहीं लगा हुआ तो बराबर 0, यानी इसको हम I1P प्लस IgG इक्वल्स टू I माइनस I1 इंटू R लिख सकते हैं। समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। अब जो दूसरा पास है BCDB, इसमें तो I माइनस IG इंटू Q और ये विपरीत है तो माइनस I माइनस I1 प्लस IG ब्रैकेट में इंटू S, ये भी विपरीत है, माइनस IG इंटू G इक्वल्स टू 0। अब इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो I माइनस I1 प्लस IG, इसको राइट साइड ले जाएंगे तो ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब संतुलन की अवस्था में IG का मान 0 होगा क्योंकि इसमें कोई धारा का प्रवाह नहीं होता है, तो IG जहां पर भी है वो 0 हो जाएगा। तो यहां से 0 हो गया तो I1P बराबर मिल जाएगा I माइनस I1 इंटू R और यहां से मिल जाएगा I1Q इक्वल्स टू I माइनस I1 इंटू S। 3/4 से जो है डिवाइड कर लेते हैं तो ये I1 से I1 कट जाएगा, I माइनस I1 से I माइनस I1, तो P अपान Q इक्वल्स टू R बाई S। यह इसकी आवश्यक शर्त है। 5 का घ, 5 के घ में इसका जो अथवा पाठ है, एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयों का अनुपात
3:2:1 और द्रव्यमानों का अनुपात 1:2:3 है, उनके तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो R बराबर होता है रो L अपान A, और अगर हम इसमें नीचे L से गुणा कर दे उसकी लंबाई, तो L का ऊपर स्क्वायर हो जाएगा और AL जो है यहाँ पर आयतन हो गया। इस आयतन को हम कैपिटल V लिख सकते हैं। तो इस तरह से कैपिटल R बराबर रो L स्क्वायर अपान V ये लिख सकते हैं। अब V को जो है द्रव्यमान के टर्म में अगर लिखें तो घनत्व बराबर m/v d बराबर m/v है। तो ये मान रख देंगे तो R बराबर रो L स्क्वायर अपान m/d, तो ये मिल जाएगा रो dL स्क्वायर बाई m, यानी लंबाई और मास में जो रिलेशन होगा यह कैपिटल R प्रोपोर्शनल L स्क्वायर अपान m। अब 1 2 3 के लिए आप इस तरह से लिखेंगे। अब इसमें मान दिया गया है, इस मान को इसमें पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, इस तरह से आ गया R1:R2:R3 इक्वल्स टू 27:6:1। अंग 5 के अंग में दिया गया है परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। तो ये फिगर दो लेंस L1 और L2, इसके बाद जो है ये U दूरी पर रखा गया, इसका इमेज बना रहा है I डैश पर। तो पहले का F1 दूसरे का F2 है, तो पहले के लिए अगर देखें तो 1/F1 इक्वल्स टू 1/V डैश माइनस 1/U है। पहले लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब I डैश दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है। तो इस तरह से इसका जो इमेज है ये बनेगा I पर। अब इसके लिए फिर 1/F2 इक्वल्स टू 1/V माइनस 1/V डैश। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 1/F इक्वल्स टू 1/F1 प्लस 1/F2। यह परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 6, पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंगदिष्ट कार्य के रूप में कैसे कार्य करता है, सरल परिपथ बनाकर इसकी कार्यविधि समझाइए। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये सर्किट डायग्राम इसका होगा और यह इनपुट और आउटपुट कार्यविधि। तो इस कार्यविधि में क्या होता है, अब यहां पर देखें, जब इसका S1 सिरा पॉजिटिव होता है तो यह फॉरवर्ड बायस में होता है, और जब उस समय यह निगेटिव होता है तो यह रिवर्स बायस में होता है। यानी धारा का प्रवाह जो है ये होता है CD ऐसे करके। इसके बाद अगले क्षण जैसे ही ये प्लस ये माइनस होता है और ये प्लस होता है तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाता है और ये रिवर्स बायस। अब इसमें धारा फिर प्रवाहित होती है C से D की तरफ। तो अर्धचक्र के लिए यह पहला वाला और अगले निगेटिव अर्धचक्र के लिए दूसरा वाला कार्य करता है। इस तरह से यह पूरे को एक ही दिशा में बहने देते हैं। इसका अथवा पार्ट है अल्फा प्रकीर्णन के प्रयोग का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इस प्रयोग से प्राप्त प्रेक्षण से परमाणु संरचना के बारे में लिखिए। तो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग क्या है, ये चित्र आपका जाना पहचाना। अल्फा रेज की जब बम्बार्डिंग होती है स्वर्ण पन्नी पर, तो इसमें देखा गया कि बहुत सी अल्फा जो कण हैं यह बिना विचलित हुए निकल जाते हैं, और कुछ 90 डिग्री से कम कोण पर और कुछ 90 डिग्री से अधिक कोण पर निकलते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बाउंस बैक हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है ये शो करता है कि इसके अंदर कोई धनात्मक बिंदु है जो कि इस अल्फा कण को प्रतिकर्षित करता है। अब क्या निष्कर्ष निकलते हैं, अधिकांश अल्फा कण बिना किसी विक्षेपण के पास हो जाते हैं। इसका मतलब कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। अल्फा कण सभी कोणों पर प्रकीर्णित होते हैं और कुछ ही 90 डिग्री से अधिक कोणों पर प्रकीर्णित होते हैं। तो इसका मतलब है कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश तथा संपूर्ण द्रव्यमान परमाणु के भीतर एक छोटे से स्थान में केंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, परिनालिका क्या होती है। एक लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र के मान का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये परिनालिका किसे कहते हैं, ये इसकी परिभाषा है, ये इसका चित्र बनेगा। और
आप जो है फ्लक्स के लिए निकालेंगे एम्पियर सर्किट लॉ का जो है प्रयोग करके। तो यहाँ पर तार को ले लेते हैं पी क्यू क्यू आर आर एस और एस पी चारों पार्ट के लिए, और फिर इससे जो है टोटल धारा निकालते हैं। तो फाइनली आप ये देखेंगे कि 3 पार्ट तो इसका 0 हो जाता है, ये आउटसाइड है, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो दोनों 0 हो जाते हैं, सिर्फ पी क्यू के थ्रू मिलता है। तो बी डॉट डी एल बी एल के बराबर हो गया। पी क्यू आर एस से निर्गत धारा आई नेट जो है ये कुल कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी n इंटू स्मॉल एल इंटू आई, क्योंकि इसमें जो है फेरों की संख्या जो है n है, लंबाई l है, और n जो है यह एकांक आयतन की लंबाई माने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये कह लीजिए कि ये है। एम्पियर के परिपथी नियम से तब फिर यहां पर हो जाएगा बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई नेट, और ये मान रखेंगे एल से एल कैंसिल हो गया, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। 7 का अथवा पार्ट है, न्यूमेरिकल पार्ट है। एक प्रकाश वैद्युत तल का कार्यफलन 4 EV है। इस पर 3 × 10⁻15 हर्ट्ज आवृत्ति का विकिरण आपतित होता है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग ज्ञात कीजिए। तो कार्यफलन दिया गया है, आपकी प्रकाश की आवृत्ति दी गई है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग निकालना है। तो आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण से हाफ एवी मैक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू। अब यहाँ पर इसका मान रखते हैं तो 1/2 और ये इलेक्ट्रॉन का मास इंटू वेलोसिटी इक्वल्स टू एच का मान 6.6 10⁻34, न्यू का मान 3 × 10⁻15 माइनस ये 1.6 है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो भी मैक्स स्क्वायर ये आ जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2.94 10⁻12 और भी मैक्स ये 1.71 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि ध्रुवित प्रकाश से आप क्या समझते हैं? जब 2 क्रॉसित पोलराइड के बीच एक तीसरा पोलराइड घुमाया जाता है तब पारगमित प्रकाश की तीव्रता में होने वाले परिवर्तन की विवेचना कीजिए। तो ध्रुवित प्रकाश की परिभाषा लिख देते हैं, और अब यहां पर ये फिगर दिया गया है। इस फिगर के माध्यम से पहले से I0, फिर ये जो है I1 और यहां से I2। तो पोलराइड A व B के अक्षों के बीच कोण थीटा है, B व C के बीच कोण जो है 90 - थीटा। तो पहले से जो है I1 जो मिलेगा यहाँ पर I0 माइनस का जो नियम है I1 इक्वल्स टू I0 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर I2 हो जाएगा I1 cos स्क्वायर 90 - थीटा। तो अब यहाँ पर I1 का मान यहाँ से रख देंगे तो I2 टोटल हो जाएगा I0 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। इसके बाद न्यूमेरिकल पार्ट है। एक 50 वाट 100 वोल्ट लैंप को 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा विद्युत मेंस में जोड़ना है। लैंप के श्रेणी क्रम में आवश्यक संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। तो लैंप का प्रतिरोध R बराबर V²/P से निकालेंगे तो यह आ जाएगा 200 ओम। इसके बाद प्रतिबाधा Z बराबर V/I, तो ये आ जाएगा Z बराबर 400 ओम। Z² इक्वल्स टू R² प्लस XC²। तो XC² इक्वल्स टू Z² माइनस R²। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 200√3 ओम। अब यहां पर इसका मान भी रख सकते हैं, मान रख देंगे तो 346.4 ओम आ जाएगा ये। अब XC बराबर होता है 1/2 पाई FC, और इससे C का मान निकालना है। तो C बराबर 1/2 पाई F इंटू XC। अब यहां पर इसका मान रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और यह आ जाएगा 9.2 × 10⁻6 फैरेड, अर्थात 9.2 माइक्रो फैरेड। क्वेश्चन नंबर 9, डी ब्रॉगली के तरंग द्रव्य तरंग अवधारणा से क्या तात्पर्य है? डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का गतिज ऊर्जा से संबंध का सूत्र स्थापित
कीजिए। तो डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य प्रत्येक गतिमान द्रव्य कण उपयुक्त परिस्थितियों में तरंग सदृश गुण प्रस्तुत करता है। गतिमान कण साथ जुड़ी तरंग को डी ब्रॉगली तरंग अथवा द्रव्य तरंगे कहते हैं और इनकी तरंग दैर्ध्य डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कहलाती है। लैम्डा बराबर h बाई पी यानी h/mv। अब इसके लिए जो सूत्र निकालना है लैम्डा, तो ये लैम्डा बराबर h/2m के आपको निगमित करना है। तो मान लिया m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन v वेग से गतिमान है, तो डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर h/mv होगा। यदि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा k है तो k बराबर 1/2mv², इससे v मिल जाएगा √2k/m। इसका मान इस लैम्डा में रख देंगे तो लैम्डा बराबर h/mv, इसका मान यहाँ पुट किए तो m से a यहाँ पे इसको अंदर ले जाएंगे तो m² हो जाएगा, एक m इससे कट जाएगा तो h/√2mk। और यही प्रूव करना है, 2 नंबर इसके लिए और 3 नंबर इसके लिए। इसका अथवा पाठ है, नाभिक की बंधन ऊर्जा की व्याख्या कीजिए। यदि एक नाभिकीय संलयन क्रिया में द्रव्यमान क्षति 0.3% हो तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की संलयन क्रिया में कितनी ऊर्जा मुक्त होगी। तो बंधन ऊर्जा की परिभाषा लिख देंगे और नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। डेल्टा मास जो द्रव्यमान क्षति है डेल्टा m, यह 0.3% ऑफ 1 kg निकाल लेंगे तो ये 3 × 10⁻³ kg आ जाएगा। c का मान दिया गया 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। तो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से डेल्टा E = डेल्टा mc², यहाँ पर अब मान रखेंगे, मान रखने पर यह आ जाएगा 2.7 × 10⁻14 जूल। तो ये है इसका कंप्लीट सोल्यूशन।